नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये पूरी आधुनिक भारत इतिहास की सीरीज चल रही है और आज हम इसी में पूरा बात करने वाले हैं। मैंने पिछले लेक्चर में कैबिनेट मिशन के बारे में पूरा डिस्कस किया हुआ था, फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस किसी बात को लेकर सहमत नहीं होते हैं और जब मुस्लिम लीग को ये लगता है कि हमारी पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया जा रहा है या उसे उतनी वरीयता नहीं दी जा रही है, तो सीधे सीधे वो डायरेक्ट जो दिवस होता है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में उसे मनाता है। भीषण सांप्रदायिक दंगे होते हैं कलकत्ता में। ये पूरा चैप्टर मैंने डिस्कस किया हुआ है लास्ट लेक्चर में। जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है वो उसे जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि भारत अब किस तरीके से विभाजन की ओर बढ़ रहा था। विभाजन की ओर का मतलब अब ये बात बिल्कुल तय हो चुकी थी कि भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बनेंगे और बिना इन दो राष्ट्र के बने हुए सत्ता का हस्तांतरित करना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा था। तो ये जो सारी चीज़ें बनती हैं, पूरा एक जो गतिरोध बनता है, उसके बीच ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। अब बिल्कुल विभाजन की ओर। एक और लेक्चर बचा हुआ है लास्ट, बस इसके बाद ये जो दो डोमिनियन स्टेट बन जाएंगे, दोनों अपने अपने संविधान को किस तरीके से बनाएंगे वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ये पूरी चीज़ें जितनी भी हैं ये आपको एक बार में समझ आ जाएंगी किस तरीके से भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। शुरू से ही मैंने आपको बताया हुआ है कि जो कुछ सुधार ऐसे आए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो चाह ही रही थी स्टार्टिंग से कि बांटो और राज्य करो की नीति, और अंततः उसका जो परिणाम हमें देखने को मिलता है वो दिख ही जाता है कि भारत का विभाजन हो जाता है। तो जो लिखा है चलिए उस पर एक बार नजर डालते हैं और देखते हैं। कांग्रेस एवं लीग के बीच गतिरोध लगातार ही बढ़ता जा रहा था और 1947 की शुरुआत में ही सांप्रदायिक दंगे भी बहुत बढ़ रहे थे। सांप्रदायिक दंगों की अगर हम बात करेंगे तो जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है उसके बारे में ये बात की जा रही है, जिसके कारण भारतीय राष्ट्रवादी विभाजन के उस दुखद एवं ऐतिहासिक निर्णय के संबंध में सोचने पर मजबूर हो गए थे। इतना ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए थे, कितने लोगों को मार दिया गया था, 7-7, 8-8 हजार लोगों को कत्लेआम कर दिया गया था। इतने भीषण ये दंगे थे कि इनसे पार पाना या इनके लिए अब ये सोच पाना कि हम एक साथ रह पाएंगे, ये बात बहुत मुश्किल हो गई थी। अंततः उनको यही सोचना पड़ता है कि अब हमें किसी भी तरीके से एक विभाजन के बारे में बात को गहनता से सोचना पड़ेगा और ये बिना विभाजन के अब हमारी बात बनने वाली नहीं है। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण मांग बंगाल एवं पंजाब के हिंदू एवं सिख समुदाय की ओर से उठने लगी थी। जो हिस्सा पंजाब और बंगाल में जो हिंदू बहुल इलाके थे, उनको ये बहुत ज़्यादा डर था कहीं ऐसा ना हो कि हमें पाकिस्तान में मिलना पड़े। वो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं चाहते थे। उनको यही डर सता रहा था कि कहीं हमें बाद में विभाजन होने के बाद हमें पाकिस्तान में शामिल ना होना पड़े। बंगाल में हिंदू महासभा ने पश्चिम बंगाल के रूप में एक पृथक हिंदू राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की। देखिए, जब बंटवारा चल रहा था ना, तो उस टाइम पे बहुत सारी पीछे से जो चीज़ें चल रही थी, कोई अलग तरीके की मांग कर रहा था, कोई कह रहा था कि हिंदू राष्ट्र केवल बना दो, कोई कह रहा था कि ये जो एरिया है यहाँ पर हिंदू ज़्यादा हैं तो हिंदू राष्ट्र बना दो, कोई कह रहा था मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं तो मुस्लिम राष्ट्र बना दो, कहीं पर सिख ज़्यादा हैं। भारत को हम कैसे जानते हैं? विभिन्नताओं में एकता है। तो भारत अगर ये सिचुएशन अगर ऐसी होती और सोचा जाता कि ठीक है, जैसा जैसा जो मांग रहा है उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो काम होते हैं उनकी एक बहुत बड़ा रोल होता है, उनका सारी रियासतें, सारी चीज़ों को पूरा एक तरीके से मिलाना, ये एक बहुत बड़ी उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए हम उनको बहुत तहे दिल से नमन करते हैं। और इस बात को उन्होंने बहुत ध्यान रखा कि हम भारत में किस तरीके से रियासतों को मिलाएं ताकि ये पृथक तरीके से अपने अलग तरीके से ना सोच पाएं और भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में ना बट जाए। ये बहुत बड़ी एक अवधारणा उनके द्वारा दी गई थी और उन्होंने पूरी इस चीज़ पर ध्यान रखा कि हम भारत को अखंड भारत बनाएं, इस तरीके से बनाएं कि सब उस पर आगे चलकर ये समस्या कहीं क्रिएट ना हो कि सब पृथक पृथक हो जाए। क्योंकि आगे का जो नियम बनते हैं उसमें ये कहा गया था कि ये चीज़ नहीं होगी कि जो मिशन आया था उनमें ये कहा गया था, जितने भी जो धार बने उनमें ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही गई थी इस बार कि अब ये चीज़ नहीं हो पाएगी कि जो रियासतें हैं वो स्वतंत्र रहें, या फिर उन्हें या तो पाकिस्तान में मिलना पड़ेगा या फिर उन्हें किस में मिलना पड़ेगा, भारत में। उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे। तो इन सारी चीज़ों के लेकर जो अवधारणाएं प्रस्तुत की गई उसमें 10 मार्च
10 मार्च की अगर बात करें, 10 मार्च 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वर्तमान समस्या के समाधान का सर्वोत्तम उपाय है कि कैबिनेट मिशन पंजाब एवं बंगाल का विभाजन कर दे। मतलब पंजाब और बंगाल के विभाजन से मतलब ये है कि जहां पर हिंदू और दोनों जगह पे जहां भी हिंदू बहुल इलाके हैं उनका बंटवारा कर दिया जाए। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पहले के वायसराय की तुलना में इनको अधिकार ज़्यादा मिले हुए थे और ये त्वरित निर्णय देने के लिए सक्षम थे। क्यों सक्षम थे? क्योंकि इन्हें यहाँ पर अनौपचारिक अधिकार प्रदान किए गए थे। कहाँ से? ब्रिटेन से। पहले के भी जो वायसराय थे निर्णय लेने में वो भी सक्षम रहे होंगे, लेकिन अब क्या था, अब सरकार बदल गई थी वहां पर, तो इस तरीके से इनको जो अधिकार दिए गए थे वो अधिकार इनके पास ज्यादा थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का दबाव था कि जल्दी से जल्दी भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाए। अब ये था कि मैंने बताया ना, कॉलोनी बनाने के लिए अगर किसी को आप अपने नीचे रखते हैं तो उसके बहुत सारे आपको खर्चे करने पड़ेंगे, उठाने पड़ेंगे, बहुत सारी सेना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो अब ये ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस स्थिति में नहीं बची थी कि वो इन सारी चीज़ों को कर पाए, और जो भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन थे उनको भी अब दबाना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। तो बहुत सारे एक साथ सारे बिंदु उठते हैं और तब जाके हमें ये आज़ादी का मार्ग खुलता है और हमें आज़ादी ऐसे मिलती है। तो सत्ता वहां की सरकार चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी भारतीयों को सत्ता दे दी जाए। उनका प्रमुख कार्य यही था कि अक्टूबर 1947 से पहले इस बात का पता लगाएं कि एक विभाजन कैसा हो, एकता रहनी है, मतलब दो राष्ट्र नहीं बनने हैं, या फिर विभाजन होना है तो कैसे होना है। अगर दो राष्ट्र एक ही जगह से बनेंगे तो भाई ये बात भी तो तय होनी चाहिए कि सत्ता दी किसको जाए। अगर एक ही घर में दो भाइयों में कोई विवाद है तो ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा कि बड़े को सत्ता दे या छोटे को दे, किसी एक को तो देनी पड़ेगी। तो वो सारे बिंदुओं पर डिस्कस करने के लिए इनको कहा गया। माउंटबेटन के आने से पूर्व ही भारतीय परिस्थितियां निर्णायक मोड़ लेने लगी थी। इस बात का मतलब यही है कि निर्णायक मोड़, इतने सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे पहले से ही, ये बात अब बिल्कुल क्लियर कट होने लगी थी कि विभाजन अनिवार्य है, मतलब अब एकता का तो कोई मतलब बचता ही नहीं है। तो निर्णायक मोड़ लेने लगी थी। इससे भी माउंटबेटन को परिस्थितियों को समझने में और निर्णय लेने में मदद मिली। जितनी भी उनके अंदर असमंजस की सिचुएशन चल रही थी वो सब भी बिल्कुल क्लियर हो गई थी, क्योंकि अब यहाँ पर विभाजन का रूप बिल्कुल दिखने लगा था कि अब विभाजन यहाँ पर करना अनिवार्य हो गया है। जब कैबिनेट मिशन भी निष्फल हो जाता है और निष्फल होकर सामने आता है, क्यों मिशन फेल हुआ था, क्योंकि जिन्ना इस बात पर बिल्कुल अडिग थे कि कैसे भी करके हम सिर्फ पाकिस्तान की मांग से कम कुछ भी अब हम नहीं मानेंगे, मतलब हमें अब सिर्फ पाकिस्तान की मांग के अलावा और कुछ भी उससे कम पर हम राजी नहीं होंगे, मतलब अब हमें पाकिस्तान अलग अपना चाहिए है। अब माउंटबेटन की योजना जो है 3 जून 1947, इस योजना को हम 3 जून की योजना के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी डेट पूछ ली जाती है, आपको पता होना चाहिए। और कई बार जितना भी मैंने आपके साथ वीडियो डिस्कस किए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, ये सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक बार पढ़ लेने के बाद अपने नोट जरूर बनाइएगा, और जितने भी आप कोई टेस्ट सीरीज, किसी भी टेस्ट सीरीज को उठा लीजिए, बिना टेस्ट सीरीज लगाए हुए आप अपना मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो प्री के साथ साथ पढ़ते हुए मेंस को भी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया है आपके दिमाग में कि जितना ज्यादा आप कॉन्सेप्चुअल चीजों से अटैच रहेंगे ना, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से चीजों को जोड़ पाएंगे, उतना ज्यादा आपके लिए आसान होगा हिस्ट्री को समझना। तो जिन लोगों को केवल प्री तक पढ़ना है उनको थोड़ा फैक्ट के हिसाब से रहना पड़ेगा, उनका काम चल जाएगा। लेकिन जो लोग मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं और उनका ऐसा सब्जेक्ट है, उन लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब भी आपके पास मौका मिले, आपको थोड़ा भी लग रहा है, आप दिन में कम से कम 2 या 3 आंसर राइटिंग जरूर कीजिए। हर सब्जेक्ट की कीजिए, किसी आपके जो भी सब्जेक्ट है, आपका जो सब्जेक्ट फेवरेट है, आपने जो सब्जेक्ट लिया हुआ है उसके बारे में आप आंसर राइटिंग जरूर करें। और अब तो पैटर्न भी बिल्कुल बदल गया है, अब तो मेन्स में बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके पास रिटन में आएंगे, तो आपको उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। आप किसी भी एग्जाम को तभी क्वालिफाई कर पाएंगे जब आप उसकी बिल्कुल प्रॉपर रणनीति बना के
शुरू से लेके उसे अंत तक अंजाम देंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सिर्फ प्री के लिए पढ़ लेता हूँ और मुझे मेंस जब मेरा निकल जाएगा प्री तब मैं देखूंगा, मुझे लगता है शायद ये बहुत ही मुश्किल होगा। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें कि आपको एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है और अपने स्वयं के नोट्स बनाना है। कितना भी आप यूट्यूब चैनल देख लीजिए, कितना भी आप कहीं और से पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल होगा। एक अपनी सोच के तहत जब आप अपने नोट्स बनाएंगे ना, वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होंगे और वो ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, माउंटबेटन जो योजना थी वो 3 जून 1947 को आई और ये जो योजना थी इसमें ये कहा गया था कि विभाजन और सत्ता की एक योजना प्रस्तुत की गई थी, किस तरीके से सत्ता दी जाए। इसके नाम को ही हम कहते हैं कि 3 जून की योजना के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अब इसमें मुख्य बिंदु क्या क्या थे, यही योजना थी। इसी में ये कहा गया था कि भाई आपको या तो पाकिस्तान में रहना पड़ेगा जो रियासतें थी, या फिर आपको हिंदुस्तान मतलब भारत में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जो रियासतें हैं वो स्वतंत्र रहें, और कई नाजायज मांगों को भी इसमें ठुकराया गया था, जैसे कि अभी हम आगे देखते हैं। पंजाब और बंगाल के हिंदू तथा मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाएगी, ठीक है। उसमें कोई भी पक्ष यदि प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। मतलब ये कि जो भी लोग वहां पर विधानसभा के सदस्य जो हैं उनमें से अगर जो बहुसंख्यक होंगे और जिस तरीके से मांग को रखेंगे, अगर वो मांग जेन्युइन होगी तो उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और विभाजन कर दिया जाएगा। अगला था विभाजन होने की दशा में 2 डोमेनियन तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा और सिंध इस बात में अपना निर्णय स्वयं देगा। मतलब ये कि सिंध की बात अभी छोड़ दीजिए, अगर 2 डोमिनियन बनते हैं तो जाहिर सी बात है डोमिनियन बनने के साथ साथ संविधान भी तो चाहिए होगा। एक होता है अगर देखिए ऐसा होता कि ब्रिटिश सरकार यहाँ पे थी और हमें एज इट इज छोड़ के चली जाती, और अगर कोई हम पे अधिकार करता या कुछ करता तो हम अपने आप को कैसे जस्टिफाई करते, हम लोकतंत्र कंट्री कैसे बनते। तो ब्रिटेन ने जिस तरीके का काम किया, प्रॉपर तरीके से सत्ता को सौंप के गई, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फायदे हुए हैं। तो 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा और सिंध इस मामले में अपना स्वयं निर्णय देगा। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया गया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो कांग्रेस बिल्कुल चाह रही थी उसी के अकॉर्डिंग इस योजना में ये बात कही गई थी। स्वतंत्र रहने के लिए जब बात हो जाती तो बहुत ही गलत होता। उन्हें स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया गया, या तो उन्हें भारत में मिलना पड़ेगा या फिर उन्हें पाकिस्तान में मिलना पड़ेगा, और बंगाल को स्वतंत्रता देने से मना कर दिया गया था। ये जो चीजें थी ना, ये कांग्रेस के फेवर में हुई थी एक तरीके से। क्यों? अगर रजवाड़े अलग हो जाते तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती, खंडों में बट जाता भारत, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते, तो उस चीज के लिए मना किया गया। अब देखिए, अगर आप मैप में देखेंगे हैदराबाद कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। हैदराबाद चाह रहा था कि हमें पाकिस्तान में सम्मिलित होने दिया जाए, इस मांग को भी स्वीकार कर दिया गया था। भाई कैसे पॉसिबल था? रास्ता कितना उल्टा होता अगर आप मैप में से देखेंगे हैदराबाद और पाकिस्तान का। तो इस बात को भी नकार दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को डोमेनियन स्टेट के आधार पर सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा। ये डेट दी गई थी कि भाई 15 अगस्त को ऐसा हो जाएगा। यदि विभाजन में गतिरोध उत्पन्न होता है कोई तो क्या कि एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम 2 डोमिनियन स्टेट बना देंगे, भारत और पाकिस्तान। अगर इनमें कोई भी गतिरोध आता है तो हम क्या करेंगे, एक सीमा आयोग का गठन कर देंगे जो इन बातों को फिर तय करेगी और देखेगी उनमें क्या क्या कमियां हैं। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ये शायद ऐसी चीज थी जहां पर लीग और कांग्रेस दोनों राजी हो गए थे। यहाँ पर भारत का एवं पाकिस्तान 2 डोमिनियन में विभाजन कर दिया गया। 2 जगह पे क्या हो गया, ये विभाजन हो गया भारत का और पाकिस्तान का। इस योजना से जहां मुस्लिम लीग की इच्छा पाकिस्तान के निर्माण की पूरी हो गई थी, जो पाकिस्तान का राग अलापती थी हमेशा ना कि मुझे अलग राष्ट्र चाहिए, वो इस चीज से माउंटबेटन की जो योजना थी इससे ये चीज पूरी हो जाती है। यही योजना में कांग्रेस की मांग को भी पूरा ध्यान रखा गया था, क्योंकि कांग्रेस क्या चाह रही थी कि पाकिस्तान का भौगोलिक क्षेत्र छोटे से छोटा हो, और वही हुआ। पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वो बहुत छोटा था। भारत ने डोमिनियन स्टेट का दर्जा क्यों स्वीकार किया? क्योंकि ये तो हम कब से नेहरू रिपोर्ट के टाइम से इस चीज को मांग रहे थे, बाद में इसको ठुकरा के पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। अब इसमें भी आप पक्ष देखिए क्या क्या कहे गए। इससे शांतिपूर्ण एवं त्वरित सत्ता
हस्तांतरित हो जाएगी, मतलब तुरंत हमें सत्ता मिल जाएगी, पहली चीज। दूसरी बात, देश में जो तत्कालीन विस्फोटक परिस्थितियां बन गई थी उनको नियंत्रित करने के लिए यही एक आवश्यक काम हो गया था कि अगर अभी सत्ता बट जाएगी दो भागों में तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जिस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, उन पर अभी तुरंत तत्कालीन जो परिस्थितियां उनको हम कंट्रोल कर पाएंगे, जल्द से जल्द शासन की शक्तियां जो हैं वो हम प्राप्त कर लें, ऐसा कांग्रेस सोच रही थी। देश में प्रशासनिक एवं सैन्य ढांचे की निरंतरता बनाए रखने के लिए भी यह अनिवार्य था। भारत द्वारा डोमिनियन स्टेट का दर्जा स्वीकार किए जाने से ब्रिटेन को उसे राष्ट्रमंडल में शामिल करने का अवसर मिल गया। किसमें शामिल करने का? राष्ट्रमंडल में शामिल करने का अवसर मिल गया। इससे ब्रिटेन की यह भी इच्छा पूरी हो गई कि भले ही अभी अस्थायी था, क्योंकि ये जो विभाजन था ये विभाजन हम अस्थायी मान के चल रहे थे, इसको स्थायी विभाजन नहीं मान के चल रहे थे, लेकिन आगे की परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाती हैं और ये विभाजन स्थायी हो जाता है। परंतु ब्रिटेन को विश्वास था कि भारत के राष्ट्रमंडल में आ जाने से उसे आर्थिक सुदृढ़ता और रक्षात्मक शक्ति भी मिलेगी और भारत में उसे निवेश के लिए नए द्वार खुल जाएंगे। मतलब ब्रिटेन भी कई तरीके से चीजें सोच रही थी और कांग्रेस भी जो चीजें सोच रही थी, हालांकि ये चीजें बिल्कुल अलग हो जाती हैं बाद में और एक ही विभाजन स्थायी हो जाता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे 1947 का जो अधिनियम बनता है वो एक लास्ट अधिनियम था जो ब्रिटिश सरकार से पारित किया गया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ये तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ही कम है जो स्टार्टिंग में बोलती हूँ, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।